बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जनरल केमिस्ट्री के पहले लेक्चर के साथ हाजिर हैं और हमारा पहला जो चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जनरल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं कि जो जनरल केमिस्ट्री है हमारी, जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या है। इसमें बेसिकली 5 चैप्टर्स हैं और वो 5 चैप्टर्स क्या क्या हैं। एक है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। एक चैप्टर है क्रोमेटोग्राफी का, जिसको हम अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और एक चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, जिसमें आप थ्योरीज पढ़ेंगे, यानी वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स हो गए। एक आपका चैप्टर होगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में से, यानी 2 उसमें इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स आई थिंक। और 5वां चैप्टर हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर मुश्तमिल, यानी उसमें हम पढ़ेंगे लोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह, ठीक है। तो आज हमारा पहला लेक्चर है अबाउट थर्मोडायनामिक्स। अब ये लफ्ज़ जो आपने सुन रखा है फर्स्ट ईयर में, आपने ये पढ़ा हुआ है। अब ये थर्मोडायनामिक्स है क्या, ठीक है। अब ये 2 लफ्ज़ों का मजमूआ आपको नज़र आ रहा है, थर्मोडायनामिक्स। थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन, यानी चेंज होना, जगह चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स में भी हम क्या पढ़ते हैं, एनर्जी चेंजेस, ठीक है। यानी एनर्जी जब चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है या मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। थर्मो मीन्स यानी हीट की फॉर्म में, आपको पता है वो ट्रांसफर होती है, आगे जाके हम देखेंगे। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हुई, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो इसकी आप ये वाली है, जिसको आप याद करेंगे कि स्टडी ऑफ द चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी विच अकम्पनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। यानी जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज होती है, उससे क्या होता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस आती हैं मादे में, ठीक है। और इन तब्दीलियों को स्टडी करना और हीट ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करना कहलाता है थर्मोडायनामिक्स। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि एनर्जी इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स एंड इट्स नेट इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी एनर्जी सिस्टम के साथ जब इंटरेक्ट करती है, ठीक है, तब क्या होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज़, मैटर की प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आती है, इसको भी हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। या अब हम इसको यूं भी कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इट्स रिलेशन विद एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। अभी जो मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन बताई, इसमें मैंने 2 लफ्ज़ यूज़ किए, सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। अब ये सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होती हैं, ये हम देख रहे हैं, ये एक कप है, ठीक है, कप ऑफ टी। अब हमें यानी सिस्टम क्या होता है, एनीथिंग अंडर स्टडी, एनीथिंग अंडर स्टडी, एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज सिस्टम। जैसे अगर हम चाय पी रहे हैं तो हमारा मेन पर्पज़, मेन मकसद वो क्या है, चाय, ठीक है। तो चाय हमारे लिए क्या होगी, सिस्टम होगा, ठीक है। चाय हमारे लिए क्या है, सिस्टम है। और सराउंडिंग क्या है, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, यानी सिस्टम के अलावा बाकी सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, सराउंडिंग्स। अब बाउंड्री क्या होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है, ठीक है। अब ये इमेजिनरी बाउंड्री से क्या मुराद है, अब कप जो है, ये जो चीनी का या कप होगा, दूसरा प्लास्टिक का अगर कप है या शीशे का कप है, तो ये जो कप है ये भी क्या है, ये भी सराउंडिंग है, ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम चाय को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अब जाहिर है कप और चाय के दरमियान और तो कुछ भी नहीं है, यानी ये एक इमेजिनरी लाइन है, यानी एक तसव्वुराती एक लाइन है जो कि कप को चाय से अलग करती है, उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ है, ये आगे जाके यूज़ होनी है, इसलिए हम देखेंगे कि ये इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम के अंदर जितनी भी तमाम तरह की, तमाम काइंड की, तमाम किस्मों की एनर्जीज मौजूद है, वो उनका मजमूआ क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी। अब कितनी तरह की एनर्जीज होती हैं सिस्टम के अंदर, 2 तरह की हो सकती हैं, आपको पता है एनर्जी 2 तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन
और पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजीशन, या जिसको हम कहते हैं छुपी हुई तवानाई, मख्फी तवानाई। ठीक है, अच्छा, मख्फी तवानाई इसलिए कि जब तक वो एनर्जी, जब तक जैसे अगर हम फ़र्ज़ करें कि इसकी एग्जांपल लें कि अगर कप जो है वो पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, तो उसके अंदर वो पोजीशन की वजह से, यानी वो ज़मीन से दूर है, ठीक है, ऊपर है, हाइट पर है, तो इसलिए उसके अंदर छुपी हुई तवानाई है। जब वो नीचे, अब हमें ऐसे नहीं पता जब वो पड़ा हुआ है टेबल पर, जब वो नीचे गिरेगा, जब वो किसी चीज़ पर लगेगा, आपके पाँव पर लगता है या किसी और चीज़ पर लगता है, तो उससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी एनर्जी थी। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। या जिस तरह अगर ईंट पड़ी हुई है अगर किसी छत के ऊपर, तो वो जब तक नीचे नहीं गिरेगी तब तक पता नहीं चलेगा इसके अंदर कितनी एनर्जी है। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी होती है, हमारा जो सिस्टम होता है उसके अंदर, मैटर के अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, जो है वो मोशन आपको पता है 3 तरह की होती है, यानी मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया, ये कौन सी हो गई, ये एनर्जी, ये मूवमेंट हो गई, मोशन होगी ट्रांसलेशनल मोशन। फिर उसके अलावा आपको पता है मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, यानी इस तरह मूव कर रहे हैं, ठीक है, वाइब्रेट कर रहे हैं, ये भी कौन सी हो गई, वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स। तीसरी है रोटेशनल, यानी वो मॉलिक्यूल्स यूं यूं जो घूमते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी 3 तरह की है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, यानी तमाम जो अट्रैक्शन की वजह से जो छुपी हुई तवानाई है, जैसे बॉन्ड्स की शक्ल में मौजूद होती है, जब वो बॉन्ड टूटता है तो वो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो वो तब हमें पता चलता है कि इसके अंदर एनर्जी थी। अब आपको पता है कि जो अट्रैक्शंस हैं या बॉन्ड्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं, यानी ये जो अट्रैक्शंस हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, दूसरी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं, जो बॉन्ड की शक्ल में मौजूद होती हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, या मेटालिक बॉन्ड की शक्ल में हो सकते हैं, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, 3 तरह की, 4 तरह के होते हैं। उसके अलावा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, जैसे वंडरवाल फोर्सेस हैं, जैसे लंदन फोर्सेस हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, और अट्रैक्शंस कौन सी हो सकती हैं इसमें, जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये तमाम टाइप्स की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बॉन्ड्स की शक्ल में मौजूद हैं, और ये पोटेंशियल है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी 3 तरह की है। ठीक है, इन तमाम के मजमूए को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अब ये जो इंटरनल एनर्जी है, इट कैन नेवर बी मेजर्ड डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये जो बॉन्ड्स के अंदर छुपी हुई एनर्जी है वो तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, वो भी हम मेजर नहीं कर सकते, और ये जो वाइब्रेशनल रोटेशनल की वजह से ये भी नहीं हम मेजर कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम चेंज इन एनर्जी यूज़ करेंगे टर्म, यानी जिसको हम डेल्टा ई की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो चेंज इन एनर्जी है इससे क्या मुराद है, चेंज इन एनर्जी तो मेजर की जा सकती है, लेकिन सिर्फ एनर्जी जो है वो मेजर करना पॉसिबल नहीं है। इसकी एग्जांपल आप यूँ समझ लें कि जैसे हम कहते हैं कि जी आप इंटेलिजेंट हैं। अब इंटेलिजेंस जो है ना, जहानत, अब ये मेजर नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन आप इसको किस तरह से मेजर करेंगे, जैसे आपको पता है कि टोटल मार्क्स जो है, मार्क्स की सूरत में आप इसको पता चलेगा। जैसे टोटल मार्क्स हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 500 फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो 500 में से आपके कितने आते हैं, टोटल कितने थे, जो फ़र्क होगा, जैसे आपके फ़र्ज़ करें मार्क्स आए हैं 480 और टोटल 500 थे, तो ये जो चेंज है मार्क्स का, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने ज़हीन हैं। यानी अगर ये जो नंबरों का डिफरेंस है, यानी 500 में से आपके 200 नंबर आते हैं तो इसका मतलब आप कम ज़हीन हैं। ठीक है, अगर आपके 480 नंबर आते हैं तो इसका मतलब आप ज़्यादा ज़हीन हैं। इसका मतलब है कि चेंज जो है वो तो मेजर की जा सकती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है इट कैन नेवर बी मेजर्ड डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा, अभी हमने डेफिनेशन में लफ्ज़ यूज़ किया था एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो 2 सूरतों में हो सकती है, हीट की शक्ल में, दूसरा वर्क की शक्ल में। हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से और वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं W से। ठीक है, अब ये नेचर ऑफ हीट एंड वर्क, इसके लिए हम इसको देखते हैं, जिसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं, वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर में गैस है, और ये जो सिलेंडर है ये इस पिस्टन लगा हुआ है इसके ऊपर। पिस्टन क्या होता है, यानी ये इसकी ये जो ढक्कन है ना इसका, ये इसको पिस्टन हम कहते हैं। ठीक है, और ये ऐसा है कि इसकी सिलेंडर के साथ फ्रिक्शन जो है ना वो बहुत कम है, यानी अगर आप इसको थोड़ा सा प्रेशर कम या ज़्यादा करते हैं तो ये खुद ब खुद ही मूव कर जाता है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये गैस है हमारे पास। अब क्या होगा कि हम क्या करते हैं
कि ये जो गैस है, सपोज़ करें कि ये जो है एक्सटर्नल प्रेशर जो बाहर वाला है वो कम था, ठीक है, और जो गैस का प्रेशर था वो ज़्यादा था, क्योंकि आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं हर तरफ, तो वो क्या करते हैं, दीवारों पर प्रेशर लगाते हैं वेसल्स की, तो क्या होगा, गैस का भी प्रेशर होगा। जो गैस का प्रेशर है वो अगर एक्सटर्नल प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से अगर ज़्यादा है तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है, यानी ये पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसने मूव किया पिस्टन ने, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, पिस्टन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है, DL, यानी DL हमने इसको डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया DL से, ठीक है। अब चूंकि हम वर्क को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब फोर्स क्या है, फोर्स आप ये तो आपको जानते ही होंगे, आपके प्रेशर किसको कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक मखसूस एरिया पर किसी पर जो आप फोर्स लगाते हैं, जैसे ये हमारे पास एक दीवार है, ठीक है, आप यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, हाथ से उसको दबाते हैं और इतने एरिया पर आप हाथ रखते हैं, तो ये जो आपने फोर्स लगाई है इस एरिया पर, इस फोर्स को डिवाइड कर दें एरिया पर, तो ये क्या आ जाएगा, प्रेशर, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है बटा, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये हो गया प्रेशर। अगर आप फोर्स को इधर रहने दें, एरिया को उठा के उधर ले जाएं, तो ये प्रेशर इनटू एरिया, ये क्या हो जाएगी, फोर्स। अब ये जो इक्वेशन थी हमारी, इसमें हमने फोर्स की जगह पर क्या लगाना है, PA, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है वो भी मैंने आपको बताया, DL। तो अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करें, W, यानी अब हमने सिंबल्स यूज़ किए हैं, W ये आ गया फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस ये आ गया वर्क। अब डिस्टेंस क्या था, DL, और फोर्स क्या थी, प्रेशर इनटू एरिया यानी PA। अब ये जो आपको टर्म नज़र आ रही है, ये एरिया इनटू चेंज इन लेंथ, ठीक है, या चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, ये एरिया इनटू डिस्टेंस जो है, चेंज इन डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा V, यानी चेंज इन वॉल्यूम, यानी एरिया इनटू लेंथ क्या कहलाती है, वॉल्यूम, तो ये क्या आ गया, डेल्टा V, तो P इंटू डेल्टा V, ये आ गया हमारे पास वर्क, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, देखें हमने कहा कि गैस जो है एक्सपैंड भी हो सकती है और गैस कंप्रेस भी हो सकती है। कंप्रेस कब होगी, जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, गैस का प्रेशर कम होगा, तो ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। और अगर बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का ज़्यादा है, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे गैस को एक्सपेंशन, ठीक है, ये हो गई एक्सपेंशन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो होगी, एक होती है एक्सपेंशन और दूसरी है कंप्रेशन। कंप्रेशन नेगेटिव होगी और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही हम इसको कहते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एनर्जी अपनी शक्ल चेंज कर सकती है एक से दूसरी, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होती, ना इसको हम बना सकते हैं एनर्जी को, ठीक है। तो इसको यूँ भी कह सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कंजर्व्ड, यानी सिस्टम और सराउंडिंग की जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहती है, वो चेंज हो सकती है, सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाए, सराउंडिंग से सिस्टम में आ जाए, लेकिन वो टोटल एनर्जी दोनों की है वो सेम रहती है। इसकी एग्जांपल आप यूँ समझ लें कि जैसे फॉलिंग ऑफ ए कप, अगर टेबल पे एक कप पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये एनर्जी ज़ाया नहीं जाएगी, अगर ये कप गिरता है, ठीक है, अगर ये कप गिरता है तो ये एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, क्या होगा, ये किस में चेंज हो जाएगी, एक तो ये जब कप गिरेगा तो ये मूव करेगा, यानी इसकी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरा, जब वो कप गिरेगा तो उससे आपको पता है साउंड प्रोड्यूस होगी, छनाके की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब है ये साउंड एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई जो पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, ये ख़त्म नहीं हुई लेकिन ये चेंज हो गई। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको मैथमेटिकली किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस है, हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, उसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट है वो दो काम करेगी, एक तो ये कि जब आप उसको हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के,
ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। जब आपने इसको हीट किया तो इसका टेम्परेचर यानी इनके मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स जो वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। चूँकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इसका मतलब है कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। तो जो आपने हीट इसको सप्लाई की, एक तो ये कि उनकी मॉलिक्यूल्स की मोशन तेज़ होगी, दूसरा ये कि जो पहले उसका पिस्टन यहाँ पर था अब वो मूव करके यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो आपने हीट सप्लाई की उसने दो काम किए, एक तो उसने इंटरनल एनर्जी को चेंज किया, ठीक है, इंक्रीज कर दिया, प्लस उसने वर्क डन किया, ठीक है। अब ये जो डेल्टा ई है इसको अगर आप इधर ही रहने दें, अगर आप इसको इधर ही रहने दें और क्यू को उठा के इधर ले आए, आप इसको डेल्टा ई को इधर रहने दें, डब्ल्यू को उठा के उधर ले जाएं, तो ये यहाँ पर प्लस था, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू। अच्छा, अब ये जो साइन है इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि जब ये सिस्टम ने सराउंडिंग पर वर्क किया, अब देखें ना सिस्टम खुद ही इसका पिस्टन ऊपर चला गया, यानी इसने सराउंडिंग पर वर्क किया, तो तब ये वर्क क्या है, ये नेगेटिव होगा, यानी इफ़ द वर्क डन इज़ बाय द सिस्टम। और अगर सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क करती है, यानी आप ऊपर से इसको पिस्टन को दबा देते हैं, आप वर्क करते हैं, सराउंडिंग वर्क करता है, तब ये जो वर्क डन है ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी इसके दो साइन हैं, वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दो इसकी सूरतें हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे दो केसेस हैं, एक तो ये कि कोई वर्क डन ना हो, यानी आप इसको बाहर से आप इसको पिस्टन को दबा दें, ठीक है, यानी आपने क्या किया है कि आपने वर्क डन नहीं परफॉर्म करना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो आपने हीट सप्लाई की ना सारी की सारी, वो क्या करेगी, वर्क तो परफॉर्म ही नहीं हो रहा, हम करने ही नहीं दे रहे वर्क परफॉर्म, तो वो क्या करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, इंक्रीज करेगी। उस सूरत में डेल्टा ई विल बी इक्वल टू क्यू वी। वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्यों, क्योंकि पिस्टन ने तो मूव ही नहीं किया ऊपर, तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा केस क्या है कि नो हीट ट्रांसफ़र, यानी हीट अगर ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है, वर्क परफॉर्म किया जाए, तो क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क परफॉर्म्ड, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इंक्रीजेज इंटरनल एनर्जी, यानी अगर आप हीट भी सप्लाई नहीं कर रहे, आप सिर्फ ऊपर से क्या कर रहे हैं, वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की ज़ाहिर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, उनकी अट्रैक्शन बढ़ जाएंगी, उससे क्या होगा कि उनकी इंटरनल एनर्जी जो है वो उनकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये उस सूरत में होगा जब आप हीट ट्रांसफ़र नहीं करते। तो ये दो सूरतें थी इसकी। और अब आते हैं हम आज के अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ एंथैल्पी। अब ये एंथैल्पी आपने लफ्ज़ सुना हुआ होगा। तो एंथैल्पी क्या होती है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी जितनी भी हीट मौजूद है सिस्टम के अंदर किसी भी सूरत में, वो लेकिन शर्त यह है कि वो कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम मौजूद हो, तब जो टोटल उसकी हीट होगी सिस्टम की वो कहलाएगी एंथैल्पी। अब ये जो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखें तो एच से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको, और ई यानी ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि एंथैल्पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, सम ऑफ एनर्जी यानी मजमुआ है एनर्जी का, और प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब है ना, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी एंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो है ना ये हमारी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि टोटल एनर्जी हम नहीं मेजर कर सकते, तो हम सिर्फ एंथैल्पी भी मेजर नहीं कर सकते, हम क्या मेजर करेंगे, चेंज इन एंथैल्पी, यानी डेल्टा एच। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। अब डेल्टा ई, अब हम सबके साथ डेल्टा लगा देंगे, हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा टी प्लस डेल्टा इंटू पी वी, ठीक है, इंटू पी वी। अब डेल्टा जो है वो हमारा किसके साथ है, चूंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा किसके साथ आ जाएगा, सिर्फ वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं जी कि ये जो डेल्टा ई है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये किसके बराबर होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू के, ठीक है, क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस पी डेल वी, ये वाला आ गया। अच्छा, अब चूंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क डन कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने उसको हीट दी है, ठीक है, और वो मूव कर गया ऊपर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो जब माइनस में वर्क आएगा तो ये क्या आ जाएगा,
साइन चेंज हो जाएगा, यानी Q माइनस पी डल वी आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस पी डल वी। W तो क्या है वर्क है, लेकिन चूंकि वर्क सिस्टम ने किया है तो इसलिए ये इसके साथ वर्क डन क्या आ जाएगा नेगेटिव वर्क डन है, यानी माइनस पी डल वी आएगा। अब माइनस पी डल वी और ये प्लस पी डल वी, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया डेल्टा H विल बी इक्वल टू क्यू पी। अब हमने पी क्यू लगाया, पी ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट की शक्ल में हम लगाते हैं, इसका मतलब होता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी अगर आप चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो ये चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हमने हीट सप्लाई की थी ना, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि हमने सिस्टम को हीट सप्लाई की थी, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने हीट सप्लाई की थी इसको, तो ये जो हीट सप्लाई की है हमने, और चूंकि अगर हमने उसको सिस्टम ने, जब आप उसको हीट देते हैं तो पिस्टन ऊपर मूव कर जाता है, तो इसका मतलब सिस्टम ने वर्क परफॉर्म किया, इसलिए वर्क नेगेटिव था, ठीक है। अब हम इसको कह सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू द हीट एवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड QP व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।